हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विजी की क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत 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 अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तावना। ये इसकी थर्ड क्लास रहने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र। पिछली क्लासों में हम लोगों ने प्रस्तावना में जाना था कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई, इसका सोर्स क्या है, इसका बेस क्या है और इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए और इसका किसने इसका आधार रखा। इन सभी पॉइंटों को हम लोगों ने पिछली क्लासों में क्लियर किया था। आज हम लोग करेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र। हम लोग जानेंगे जो भारत की व्यवस्था है ये किस प्रकार के, लोकतंत्र ये क्यों कहा गया, गणतंत्र क्यों कहा गया, और इनसे सभी जितने भी पॉइंट बनेंगे सभी पॉइंटों को हम लोग इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा क्लास के स्टार्ट टू एंड तक। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे SSDR, तो उसमें हम लोगों ने 3 क्लियर कर लिए थे। कौन कौन से शब्द? SSDR। इसमें से हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया था, इसको भी पढ़ लिया था, इसको भी पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो देखिए ये क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा संप्रभुता यानी सेवरिंग। इसको भी हम लोगों ने जान लिया था, संप्रभु को भी हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है? यानी संप्रभुता क्या है, हम लोग किस प्रकार के, स्वतंत्र या गणतंत्र या अब भी गुलाम है, ये भी हम लोगों ने जान लिया था, किस प्रकार स्वतंत्र हुए। उसके बाद हम लोगों ने जाना था सोशलिस्ट यानी समाजवाद। हम लोगों ने जाना था कि भारत की व्यवस्था समाजवादी के आधार पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसके बाद हम लोगों ने जाना था सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसको भी हम लोगों ने जाना था, सेकुलर को भी। सेकुलर, ठीक है? आज हम लोग जानेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी लोकतंत्र ये क्या है, हमारे देश को लोकतंत्र क्यों कहा गया? डेमोक्रेसी, ठीक है? अब देखिए, डेमोक्रेसी या इसको कहें डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, हमारे देश की जो सरकार है किस प्रकार की है, इसे लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहा गया? तो देखिए, इसमें जो डेमोक्रेसी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें जो शब्द दिया गया है डेमोक्रेसी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना। ये शब्द कौन कौन से हैं? एक है डोमोस और दूसरा है कार्टिया। दूसरा शब्द इसी से निकला, कार्टिया, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। तो देखिए, इस डेमोस का अर्थ क्या होगा, कार्टिया का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना है। तो डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्या होता है? जनता। और कार्टिया का अर्थ होता है शासन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस डेमोक्रेसी का अर्थ क्या हो जाता है, यानी जनता का शासन या जनता के लिए शासन या जनता द्वारा चुना गया शासन।
ठीक है, क्या है? जनता द्वारा या जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन और जनता का शासन, यही है हमारे भारत की व्यवस्था, इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया है। ठीक है, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, लोगों की व्यवस्था, जो लोगों द्वारा व्यवस्था बनाई गई, अथवा जनता का शासन। लोकतंत्र की अगर परिभाषा पूछ दी जाए तो इसका क्या हो जाएगा? जनता की व्यवस्था या जनता का शासन। ठीक है, जनता का शासन या लोगों का तंत्र, बात दोनों की सेम ही रहती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए इसका संबंध किस प्रकार होता है, इसमें देखिए ये सरकार है, क्या ये सरकार है और ये जनता है। जनता और सरकार का संबंध किस प्रकार का है? देखिए जनता ही सरकार को चुनती है और जनता के लिए ही सरकार होती है। ठीक है, तो सरकार का और जनता का संबंध बिल्कुल एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए इब्राहिम लिंकन ने एक बहुत अच्छा कथन दिया था, इसको बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया था लोकतंत्र को। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार पॉइंट बनाइएगा, यहां से प्रश्न बन जाता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, तो अब्राहम लिंकन ने क्या कथन दिया था? अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल और इसके बाद फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, यानी जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा स्थापित शासन, यानी जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, ये क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी जनता का शासन, जनता का शासन। और ये है बाय द पीपल, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। इसके बाद फॉर द पीपल, जनता द्वारा स्थापित शासन। क्या होगा? जनता द्वारा स्थापित शासन। देखिए इसमें सरकार का कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? सब कुछ जनता की, जनता का ही है, यानी जनता का शासन, जनता के लिए शासन बनाया गया।
जनता का शासन यानी जनता द्वारा चुना गया शासन, यानी जनता के लिए अधिकार, उनके लिए जो रूल है, कानून है, नियम है, जो कुछ भी है सब किसके लिए है? जनता के लिए है। जनता के लिए शासन, जनता द्वारा स्थापित शासन। देखिए जब हम लोग कोई निर्वाचन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? वोट करते हैं या नहीं? किसी सदस्य को चुनते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि जनता द्वारा स्थापित शासन। जब किसी अध्यक्ष को या सदस्य को चुनते हैं तो किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये जनता द्वारा ही चुना जाता है, तब वह शासन कर पाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि जनता द्वारा स्थापित यानी भारत में देखिए अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है। इसमें बताया गया है जो जनता द्वारा यानी फॉर द पीपल है, जनता द्वारा स्थापित यानी भारत में जो भी निर्वाचन होता है तो ये जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। किसके माध्यम से चुने जाते हैं? जनता के माध्यम से प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। फिर वह प्रतिनिधित्व जो होता है भारत का शासन चला पाता है। और चलाता किसके अनुसार है? जनता के अनुसार। हमने आपको बताया इसमें सरकार का कुछ नहीं है, जैसा जनता बताती है वैसा शासन करता है। किसके अनुसार करता है? जनता के अनुसार करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें ये जो लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र दो प्रकार का है। कैसा है? दो प्रकार का है, ध्यान रखना है। लोकतंत्र का प्रकार, अगला पॉइंट बनाइए। लोकतंत्र के प्रकार। देखिए जो डेमोक्रेसी एक ने टाइप का है, टू पार्ट का है, टू टाइप का है, टू पार्ट में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए ये किस प्रकार दो प्रकार का बांट, जो लोकतंत्र है इसको किस आधार पर दो प्रकार का बांटा गया है? एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। लोकतंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गए? तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो डेमोक्रेसी है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस कार्टिया, डेमोस का अर्थ होता है जनता और कार्टिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, यानी जनता का शासन, जनता का तंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या होगा? जनता का शासन, लोगों का तंत्र। और इब्राहिम लिंकन के अनुसार, इब्राहिम लिंकन ने कौन से कथन दिए? उन्होंने कहा जो सरकार है जनता की है, जनता के लिए शासन है, जनता का शासन है और जनता द्वारा स्थापित शासन है। ये किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन का कथन था। और लोकतंत्र कितने पार्टों में विभाजित कर दिया था? तो लोकतंत्र दो पार्टों में विभाजित किया गया है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अगर मीनिंग होगा, पूछा जाएगा तो प्रत्यक्ष का मीनिंग हो जाएगा जो कुछ डायरेक्ट किया जाता है यानी आमने सामने किया जाता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? किसी व्यक्ति की बात किसी व्यक्ति से कहकर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाई जाए उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमारी बात है, हमारी बात हम आप तक किस प्रकार पहुंचा रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम से। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। हम अपनी बात आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष है। अगर हम अपनी बात आपके सामने डायरेक्ट रखते यानी आप हमारे ऑफलाइन क्लास में होते तो वो क्या होता? प्रत्यक्ष होता। हम लोग अपने आंखों के आमने सामने होते तो क्या होता है? वो होता है प्रत्यक्ष। ठीक है,
अब देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए प्रत्यक्ष में अगर आप लोग वोट करेंगे तो सीधे जिस प्रतिनिधि को वोट करेंगे डायरेक्ट उसी को करेंगे, और जो अप्रत्यक्ष होता है उसमें क्या होता है, पहले आप किसी दूसरे प्रतिनिधित्व को चुनते हो, फिर उस प्रतिनिधित्व के द्वारा दूसरा प्रतिनिधित्व चुना जाता है, वो होता है अप्रत्यक्ष। क्लियर हो गया? डन किया जाए। चलिए बहुत से ऐसे ही बने रहिएगा क्लास के अंत तक सारे पॉइंटों को क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में यस या नो का थंबनेल जरूर भेजेंगे। ओके, चलिए एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे रिपब्लिक यानी गणतंत्र। हमारा देश गणतंत्र किस प्रकार हुआ, क्यों कहा गया इसको गणतंत्र सॉरी, ले ली सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो देखिए आप लोगों ने जाना कि लोकतंत्र क्या है, क्यों कहा गया, किस प्रकार की प्रणाली होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसमें रिपब्लिक यानी गणतंत्र, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष किस प्रकार चुना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र में हम लोगों ने इसकी प्रशासन व्यवस्था देखी, और गणतंत्र में हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है ये किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है, इसे गणतंत्र क्यों कहा गया, लोकतंत्र क्यों नहीं कहा गया, किस देश की व्यवस्था गणतंत्र है और किस देश की व्यवस्था लोकतंत्र है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने पॉइंट क्लियर कर लिए हैं डी तक, यानी SSD को हम लोगों ने पढ़ लिया है लोकतंत्र तक, लोकतंत्र तक यानी डेमोक्रेसी तक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिपब्लिक, रिपब्लिक ठीक है, यानी गणतंत्र। क्या जानेंगे, गणतंत्र। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है हमारे देश को गणतंत्र क्यों कहा गया, कोई बताएगा? तो देखिए इसमें जो गणतंत्र की अगर व्यवस्था, गणतंत्र का अगर मीनिंग पूछा जाए तो इसको हम लोग दो बेसों में देखते हैं, दो आधारों पर देखते हैं गणतंत्र को। कौन कौन से? इसके दो आधार हैं, जैसे हेड ऑफ द नेशन, यानी जो राष्ट्र का अध्यक्ष है ये सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है, निर्वाचित है या अनिर्वाचित है, इसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, क्या है? हेड ऑफ द नेशन, ये इसका पहला विषय है। हेड ऑफ द नेशन, क्लियर हो गया? हेड ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष। क्या? राष्ट्र का अध्यक्ष किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है? राष्ट्र का अध्यक्ष। तो देखिए जो हेड ऑफ द नेशन है यानी राष्ट्र का अध्यक्ष है, ये हमारे देश में किस प्रकार निर्वाचित किया जाता है या ये वंशानुगत चलता है? तो आप लोग इसमें आंसर करेंगे जो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी राष्ट्रपति है, इसको निर्वाचित किया जाता है, ना कि ये वंशानुगत चलता है। ठीक है, अब दूसरा है इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा बेस है, दूसरा आधार है इसमें हेड ऑफ द
नेशन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि अब देखिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द नेशन, ये किस देश की व्यवस्था हो जाएगी, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये किस देश की व्यवस्था हो जाएगी, कोई बताएगा इसमें? चलिए, तो देखिए, इसमें हेड ऑफ द नेशन जो व्यवस्था है ये हमारे देश में अपनाई गई है, हमारे देश की व्यवस्था है, यानी भारत की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था है। क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है ये निर्वाचित किया जाता है, यानी चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है, ये इलेक्टेड होता है, ठीक है, निर्वाचित होता है, निर्वाचित होता है। कौन होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? जैसे राष्ट्रपति, इसीलिए भारत देश को गणतंत्र कहा जाता है। किस लिए? इसीलिए कहा जाता है जो भारत में इलेक्शन होते हैं, यानी भारत में इलेक्शन होते हैं, जैसे ब्रिटेन ले लीजिएगा तो उसमें इलेक्शन नहीं होते, उसमें जो अध्यक्ष चुना जाता है, उसमें जो सरकार बनाई जाती है वो वंशानुगत चलती है। किस प्रकार की चलती है? वंशानुगत चलती है। तो इसको लोकतांत्रिक देश कहा गया है ब्रिटेन को। इसे लोकतांत्रिक देश क्यों कहा गया है? इसको भी देखिए, इसमें क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें रानी होती है, रानी, महारानी या रानी कोई भी हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो रानी चुनी जाती है ये वंशानुगत होती है, ना कि इसमें इलेक्शन होता है, ये इलेक्टेड नहीं होती है, निर्वाचित नहीं होती है, ठीक है। क्या है? ये निर्वाचित नहीं होती है, निर्वाचित नहीं होती है, निर्वाचित नहीं होती, यानी ये जनता के द्वारा नहीं चुनी जाती है, ये डायरेक्ट वंशानुगत होती है। जैसे एक रानी है, ये दूसरी जो इस रानी की माँ होगी तो इससे पहले वो रानी के रूप में रही होगी, महारानी के रूप में रही होगी, उस महारानी की जो माँ होगी उससे पहले वो महारानी के रूप में रही होगी, और ये जो महारानी है अगर इसकी जो बेटी है इसके बाद वो इस महारानी के रूप में रहेगी, ब्रिटेन का शासन वो चलाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो गवर्नमेंट की बात की गई है, देखिए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होता है, उसमें चुनाव होता है, निर्वाचित जो प्रधानमंत्री होता है गवर्नमेंट का निर्वाचित होता है। कैसा होता है? निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री ये कैसा होता है? निर्वाचित होता है। गवर्नमेंट निर्वाचित होती है, निर्वाचित होता है। और जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो निर्वाचित नहीं होता है, वो सिलेक्टेड नहीं होता, या इलेक्टेड कहें, ठीक है, वो नहीं चुना जाता, सिलेक्ट नहीं किया जाता है, और ना ही निर्वाचित किया जाता, यानी इलेक्टेड भी नहीं होता है, ठीक है। तो वहां का जो प्रधानमंत्री होता है वो निर्वाचित होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री कैसा होता है? निर्वाचित होता है। तो देखिए इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा गया है। ब्रिटेन को क्या कहा गया है? लोकतंत्र कहा गया है। ब्रिटेन को क्या कहा गया है? इसीलिए ब्रिटेन देश को लोकतंत्र देश या लोकतांत्रिक देश कहा गया है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश कहा गया है। इतना क्लियर हो गया? हुआ या नहीं? एक बार सभी लोग बताएंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट समझ में आया, यानी
राष्ट्र का अध्यक्ष हमारे देश में किस प्रकार का होता है और ब्रिटेन में किस बेस पर होता है, किस आधार पर चुना जाता है। तो ध्यान रखना है, जो हेड ऑफ द नेशन होता है यानी राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। इसी व्यवस्था के आधार पर भारत को गणतंत्र देश कहा गया है। क्या कहा गया है? इसीलिए इसको गणतंत्र देश कहा गया है। ठीक है। और ब्रिटेन को कौन सा देश कहा गया है? तो ब्रिटेन को लोकतांत्रिक देश कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो गवर्नमेंट होती है, हेड ऑफ द नेशन होता है इसका, तो वो कैसा होता है? इलेक्टेड नहीं होता है, निर्वाचित नहीं होता है। और इसकी जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है, वो सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड होता है। तो इसीलिए ब्रिटेन को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि जो कोई भी निर्वाचन होगा तो वो जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, जनता का होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक देश कहा गया है। अब देखिए, आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है और गणतंत्र क्यों नहीं, प्रश्न ध्यान से सुनना है। प्रश्न है आप लोगों से कि जो ब्रिटेन देश है, ये आपको बता दिया कि हमें लोकतांत्रिक देश है, और लेकिन इसको गणतंत्र क्यों नहीं कहा गया। तो आप लोग इसमें आंसर देंगे कि इसकी जो व्यवस्था है, इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका निर्वाचन नहीं होता है, ये वंशानुगत चुनी जाती है, इसलिए इसको गणतंत्र नहीं कहा जाता है। और लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है, इसकी जो गवर्नमेंट होती है ये जनता के द्वारा चुनी जाती है, और कोई भी निर्वाचन होगा तो जनता के द्वारा ही होता है, जनता के लिए होता है और जनता का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? अब हम लोगों ने देखिए इसको भी क्लियर कर लिया है, इसको भी क्लियर कर लिया, इसको भी क्लियर कर लिया, इसको भी क्लियर कर लिया और इसको भी क्लियर कर लिया। यानी हम लोगों ने संप्रभुत्व को भी जान लिया, यानी हम लोग स्वतंत्र हैं, किस प्रकार स्वतंत्र हुए, अपनी स्वतंत्रता को भी देख लिया और भारत की अर्थव्यवस्था को भी देख लिया। और इसके बाद हम लोगों ने धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यानी हम लोग किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद डेमोक्रेसी को भी हम लोगों ने देख लिया, अपने शासन को भी देख लिया। ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने रिपब्लिक यानी गणतंत्र को भी देख लिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में भी जान लिया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फिलॉसफी। क्लियर हुआ इतना? चलिए फिलॉसफी। तो देखिए, हमने जब क्लास स्टार्ट की थी, जब ये सब प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे, तो इनसे एक नई चीज निकल कर आई थी, बाहर क्या आई थी? इन सब को मिलाकर सबसे पहला पॉइंट बना था, क्या बना था, कोई बताएगा? तो बना था इसमें जस्टिस यानी न्याय। न्याय बना था। हमने कहा था जब हमारे देश की सरकार होगी, यानी किस प्रकार की चलेगी, हम किस प्रकार गणतंत्र यानी स्वतंत्र है, समाजवाद, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, धर्म के आधार पर हम अपने धर्म को किस प्रकार स्वतंत्र रूप से मना सकते हैं, और लोकतंत्र यानी अपनी शासन को किस प्रकार से चला सकते हैं, और रिपब्लिक गणतंत्र अपने राष्ट्र के अध्यक्ष को किस प्रकार निर्वाचित कर सकते हैं। तो इसके बाद इन सभी का काम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? न्याय। ठीक है। इतनी प्रक्रिया हो जाने के बाद ही सबको क्या मिलता है? न्याय मिलता है। ठीक है। अब देखिए, हमने आपको न्याय भी बताया था, न्याय कितने प्रकारों से दिया जा सकता है।
कितने प्रकारों का होता है? तो न्याय 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं जो न्याय की प्रक्रिया है, किस प्रकार की है? तो देखिए, हमने आपको बताया था पहला समाजवाद यानी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से बताए थे? सामाजिक न्याय, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, बन जाता है यहां से प्रश्न। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और इसके बाद है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार का पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन न्याय का अंग नहीं है या है? जब आप लोगों को न्याय के अंग पता होंगे तो आप इसका क्लियर आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके अंग कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखिए, जब ये प्रश्न दिया जाता है तो इसमें चौथा ऑप्शन जोड़ दिया जाता है, धार्मिक न्याय। वो धार्मिक न्याय नहीं है, वो धर्म किसका अंग हो जाता है? स्वतंत्रता का अंग हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, न्याय को शुरुआत से। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा? तो इसमें पूछा जाएगा कि निम्न शब्दों को क्रम से लगाइए। अब उम्मीद है कि आप लोग इसको क्रम से लगा पाएंगे कि प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले शेवरिंग, फिर उसके बाद सोशलिस्ट, फिर उसके बाद सेकुलर, उसके बाद लोकतंत्र, फिर रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ये इसका क्रम था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। जिस किसी ने अभी तक हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लास समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, और जो साथी इस क्लास में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो एक बार सभी लोग क्लास को यानी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।